गुड आफ्टरनून जी। तो थोड़ी छोटी मोटी डाउट क्लास थी, उसके बाद अब रेगुलर क्लास स्टार्ट हो रही है। तो मैंने डाउट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अब आपका मेजर टेस्ट आने वाला है ना। 28 जून को मेजर टेस्ट है, तो उसमें 11th के तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं ही। 12th के 3 टॉपिक्स, करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस, राइट। तो अपनी तैयारी अब करना, जो हमेशा मेजर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, राइट। और मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा ना, वो बहुत जल्दी वो मतलब क्लास छोड़ देते हैं बहुत जल्दी। वो मत करो। तो एक देखो, मैं ऐसा नहीं बोल सकता ना कि किस मोमेंट में क्या इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस होने वाली है। छोटी मोटी क्लास होती है, पूरा करना चाहिए, है ना। तो बीच में ऐसे एग्जिट वगैरह करना सही नहीं ना। उससे क्या नुकसान हो जाता है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर लास्ट में डिस्कस हो रहा है वो आपसे मिस हो जाएगा, है ना। तो फ्लो में जो चीज चलती रहती है वही होती है। पूरी क्लास अटेंड करना है हमने, क्योंकि एक बार कोई चीज मिस होगी फिर उसको कवर करने में बड़ा टाइम लगता है। एक सिस्टमेटिक तरीके से हम पढ़ रहे हैं कि अभी तक हमने सर्किट के बारे में पढ़ा है, आज भी सर्किट ही पढ़ेंगे हम। और नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालें, है ना। और उसके बाद फिर मैं डाउट्स आपसे इनवाइट करूंगा करंट। अभी करंट आप सॉल्व करते रहो, जैसे थोड़ा सा खत्म होने वाला होगा ना करंट टॉपिक, तो फिर मैं डाउट्स के लिए बोलूंगा कि अब आप डाउट्स करंट के लिए पूछ सकते हैं। अभी तक तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही कर रहे हैं। और वही चीज है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के वेरियस मेथड्स होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। आज तो अभी इलेक्ट्रिक सर्किट ही थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो आपने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा था, इसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, राइट। फिर हम करते हैं, ठीक है। तो ये मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट क्लास में हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ रहे थे। ये हमने पढ़ा था कि सेल्स और उसके क्या पढ़ रहे थे, कि आपका कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, इसी को हम बोलते हैं मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। भाई किसी भी सेल की मिक्स ग्रुपिंग का मतलब क्या है। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था कि जब भी आप ग्रुपिंग ऑफ सेल्स करते हो तो उसमें सीरीज एंड पैरेलल अलग अलग पढ़ते हैं। कुछ सीरीज में होंगे, कुछ पैरेलल में होंगे। तो हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट ईएमएफ ये आपने सीखा, राइट। इसके बाद आ जाता है मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स। मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स का मतलब बहुत सारे सेल्स सीरीज में होंगे और ऐसे ऐसे बहुत सारे रो पैरेलल में होंगे। तो अगर मैं आपसे सिंपल सा बोलूं कि यहाँ पे कुछ आइडेंटिकल सेल्स हैं, ये आपके क्या है, बेसिकली आपके आइडेंटिकल सेल्स, बहुत सारे आइडेंटिकल सेल्स हैं। और ये ऐसे ऐसे आइडेंटिकल सेल्स जो हैं वो एन सेल्स हैं। इस रो की अगर हम बात करें तो इसमें कितने सेल्स हैं, बेसिकली आपके एन सेल्स। सबका ईएमएफ ई है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ऑल आर आइडेंटिकल। और ऐसे ऐसे बेसिकली आपके एन सेल्स हैं एक रो में, राइट। और ऐसे ऐसे बहुत सारे रोज हैं। आइडेंटिकल रोज में हम और भी बना देते हैं यहाँ पे। ये आपका एक और बैटरी, एक रेजिस्टेंस, एक और बैटरी, लाइक दैट। इस रो में भी आपके एन सेल्स है ना। यहाँ पे क्लोज हो गया, राइट। और ऐसी ऐसी बहुत सारे रोज हैं। तो एक रो में एन सेल्स हैं और ऐसी ऐसी अगर हम रो की बात करें तो देयर इज एम रोज, एम रोज, है ना। भाई एक रो में एन सेल्स हैं और ऐसी ऐसी एम के एन आपकी रोज है, राइट। तो एम रोज में अगर हम प्लॉट करें, एक और रो बना लेते हैं वैसे, है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसी को हम बोलते हैं मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज ए मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, राइट। एक रो में n सेल्स और ऐसी ऐसी n रोज है और सारे के ईएमएफ सेम है। और इससे हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। बाकी तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस था स्मॉल आर ईएमएफ ई, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, है ना। तो इसमें आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछता हूँ मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में कि फाइंड आउट करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना। अगर मैं आपसे जस्ट इस केस में पूछूं कि फाइंड आउट करंट थ्रू एक्सटर्नल सेल, थ्रू एक्सटर्नल सेल्स, है। जब एक्सटर्नल सेल में कितनी करंट फ्लो होगी, फाइंड आउट द करंट थ्रू एक्सटर्नल सेल। तो कैलकुलेट करो कि एक्सटर्नल जो सेल्स होंगे उसमें कितने अमाउंट बेसिकली आपकी करंट फ्लो, है ना। तो किस तरह से हम निकालेंगे, चेक करो जरा आपसे। फाइंड आउट करंट थ्रू एक्सटर्नल सेल। एक रो में n सेल्स हैं और ऐसे ऐसे m रोज। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कितनी करंट फ्लो इस जगह।
है ना, इस सारे की डायरेक्शन इस तरफ होगी। इसी तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। Find out current through the external resistance दिखा, find out the current through the external, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कितने अमाउंट की है। ना, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पूरी उसी के ऊपर बेस्ड है। कुछ सीरीज में होंगे, कुछ क्या होंगे जैसे कि आपके पैरेलल में, तो उसके बेसिस पे आपको करना है। चलो मैं बताता हूँ स्टेप, है ना, आपका टाइम। हाँ बोलो बेटा, क्या आंसर आ रहा है? NE upon N into E upon R by M plus R। हाँ ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ आंसर। इसका जो आंसर मेरे पास लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल सेल के थ्रू कितनी करंट फ्लो होगी, है ना। एक्सटर्नल सेल के थ्रू आपसे जो करंट जो इसमें लिखा हुआ है दैट इज द एमई बाई, है ना, यहाँ पे आई की वैल्यू ये दी है एम ई बाई एम ई एम एफ बाई आपका दिया हुआ है कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन इंटू आर बाई एम, ये आपका है ना। इस टर्म्स में क्या आपको दिया हुआ है, जैसे कि आपका आंसर दिया हुआ है। अगर सही भी होगा कि एम ई बाई आर प्लस एन आर स्मॉल एन इंटू आर बाई क्या हो जाएगा एम। मैं जस्ट उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो ऐसे से बहुत सारे सीरीज में है ना, और सबकी पोलैरिटी क्या है, सेम। तो इस पूरे सीरीज वाले जो होंगे इसके इक्विवेलेंट एन ई तो हो जाएगा। अगर एन सेल्स है सारे ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसलिए आपका एन। और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो एन आर हो जाएगा, क्योंकि आर आर सारे क्या है कि आपके सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ एन ई हो गया और ये एन आर। ऐसे सबका हो जाएगा। अगर इसकी मैं बात करूं, ये भी आपका एन ई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। ये भी आपका एन ई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका एन आर हो जाएगा। और ऐसे ऐसे एम रोज, ये नंबर ऑफ रोज कितने हैं, जैसे आपके एम। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी छोड़ देते हैं, बल्कि एम रोज का हम इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो ये सारे फिर पैरेलल हो गए। ये तो सीरीज में थे तो इक्विवेलेंट ही हो गया। अब ये सारे क्या हो जाएंगे, जैसे आपके पैरेलल। तो जब पैरेलल होते हैं तो कल आपने फॉर्मूला पढ़ा कि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है E1 by R1
प्लस E2 बाई R डिवाइड बाई हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई टू सेल्स के लिए इसको कितने भी नंबर ऑफ सेल्स के लिए हम कर सकते हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालूं कि अगर इस तरह से पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, तो आपको पता है एक ईएमएफ जो है वो एन ही है और एक रेजिस्टेंस आपका एन है ना, एन ही ईएमएफ हो गया, एनआर आपका रेजिस्टेंस और ऐसे ऐसे एम रोज है ना। टोटल कितना है आपके एम है, तो एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई एक सेल एक रो पूरे को इक्विवेलेंट आपने एन ही निकाल लिया भाई एनआर हो गया और ऐसे ऐसे एम तो सारे ऐड होंगे तो एम से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी यहाँ पे आपका एक जो हो गया 1 बाई एनआर हो गया है ना, 1 बाई एनआर ये सारे क्या होंगे जैसे आपके पैरेलल होंगे और ये भी कितने आ सके आपके एम है ना। तो आपने क्या किया पैरेलल में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा और दोनों में एम ऊपर नीचे दोनों क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। तो आपको बता दो यहाँ से एम भी कैंसिल हो गया एनआर भी कैंसिल हो गया, मतलब इस पूरे सेल का जो इक्विवेलेंट होगा वो आपका एन ही है। ये होता भी है अगर बहुत सारे आइडेंटिकल सेल पैरेलल लगे हुए हैं तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ एक सेल के क्या होता है जैसे कि आपका इक्वल होता है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ V डैश की जो वैल्यू होगी ये आपकी एन होगी है ना। तो अब हम इस सर्किट को थोड़ा सा सिंपलीफाई अगर करें तो इस सर्किट को हम सिंपलीफाई करके जस्ट मैं ये बता सकता हूं कि अब एक रेजिस्टेंस एक बैटरी और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आता है। वही बात है मल्टी लूप सर्किट किस में कन्वर्ट हो गया सिंगल लूप। इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा वो एन हो जाएगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो आपको पता है कि एक रो का रेजिस्टेंस एनआर है और ऐसे ऐसे एनआर बहुत सारे पैरेलल में है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं आरडीएस ले लूं तो आरडीएस की वैल्यू आपकी हो जाएगी एनआर डिवाइडेड बाय बेसिकली आपका एम। जैसे दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में तो R/2 हो जाता है ना, तो एनआर एनआर अगर एम रेजिस्टेंस पैरेलल में तो एनआर बाय क्या हो जाएगा कि आपका एम हो जाएगा। तो ये जो चीज होगी आपकी हो जाएगी एनआर बाय है ना। तो आपने क्या किया सबसे पहले कि सारे सीरीज को कंबाइन कर दिया फिर आपस में पैरेलल कंबाइन कर दिया और पैरेलल कंबाइन करके इक्विवेलेंट ईएमएफ आपका एम हो गया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया जैसे कि आपका एनआर बाय एम। अब एक सिंगल सर्किट में करंट फ्लो होगी ये वाला रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ये करंट एकदम निकालना आसान है। आई की वैल्यू हो जाएगी इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा एन है ना कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा जैसे कि आपका एन हो जाएगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एनआर बाय एम प्लस कैपिटल आर है ना कि प्लस क्या हो गया जैसे कि आपका कैपिटल ये आपकी सर्किट में क्या फ्लो होगी जैसे कि आपकी करंट इतने अमाउंट की इसमें क्या फ्लो होगी जैसे कि आपकी करंट फ्लो एनी बाय टोटल रेजिस्टेंस आती है। तो ये मैंने लिखा था इसमें जो करंट फ्लो होगी वो इतनी होगी। इसी को हम बोलते हैं मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स जो बहुत सारे सेल्स के हमने क्या किया जैसे कि आपकी मिक्स ग्रुपिंग दिस इज नोन एज द मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स। इसी में एक क्वेश्चन और पूछते हैं वो कि जैसे आपने करंट निकालनी है यहाँ पे आपने करंट की वैल्यू क्या करनी है आपकी कैलकुलेट करनी है। ये करंट जो है वो m into e डिवाइड बाय r प्लस nr बाय का वजह से आपका m हो जाएगा है ना। अगर किसी केस में आपसे बोलूं कि इफ इन एनी केस m into n is constant है ना भाई टोटल नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट भाई m into n टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो गए n सेल सीरीज में थे और ऐसे ऐसे m सीरीज रो थी तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या है आपको कांस्टेंट क्या यानी कि भाई ये 3 हो सकता है ये 4 हो सकता है तो 12 कांस्टेंट है ये 6 और 6 भी हो सकता है 6 और 2 भी हो सकता है तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है कि आपका कांस्टेंट राइट और कितनी शेल्स हैं किस रो में या कितना नंबर ऑफ रोज कितने हैं वो वेरिएबल। तो आपसे इससे पूछा जाता है कि फाइंड आउट कंडीशन right so that current through external resistance so that current through external resistance become maximum external resistance becomes maximum। ये आपसे कंडीशन पूछा कि भाई क्या कंडीशन होगी ताकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट की वैल्यू क्या हो जाए जैसे कि आपकी मैक्सिमम ये आपको बताना भाई क्या कंडीशन होगी ताकि ये आई मैक्सिमम जो आपने निकाला है ना कि आई क्या हो जाए जैसे कि आपका मैक्सिमम। इसको जरा ट्राई करो कि किस कंडीशन में करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी।
तो यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, ये n है ना, उस फॉर्मूले में ये n है ना, यहाँ पे n है ना, और जो ड्राइव के लेके आया वो n लेके आया है NE बाई r प्लस NR बाई m। क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि ये करंट मैक्सिमम हो? अंडर व्हाट कंडीशन करंट बिकम मैक्सिमम? या सर इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बराबर कर देंगे तो आ जाएगी वैल्यू। हाँ वो भी सही है, या आप थोड़ा सा देखो इसमें थोड़ा सा कुछ मैथमेटिकली सिंप्लीफिकेशन भी होता है। इस i की वैल्यू को अगर मैं ऐसा ले लूं ना कि m को हम ऊपर ले जाएं, ये आपका हो जाएगा mn into e डिवाइड बाय हो जाएगा कि आपका m कैपिटल R प्लस n into स्मॉल। वो भी सही है आपका कांसेप्ट। अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको सिंप्लीफाई करें ना तो ये आपकी चीज आ गई आपकी, है ना। इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, इसके आपको फाइंड किया। तो यहाँ से आपको जानना ये चीज आप कैसे लिखोगे, तो ये हो गया mn into e और यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं रूट mr माइनस रूट nr का होल स्क्वायर, है ना। और क्योंकि हमने ये वाला टर्म सिर्फ इतना ही है और आपने कुछ इसको पूरे का स्क्वायर किया है, इसलिए कुछ यहाँ पे आपको प्लस भी करना, प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ, है ना, यहाँ पे आ जाएगा चलिए आपका mn into स्मॉल r into कैपिटल, है ना। ये इसको स्क्वायर करोगे तो एक माइनस वाला टर्म आएगा, उस माइनस वाले टर्म से प्लस वाला टर्म कैंसिल होगा और अल्टीमेटली यही चीज आएगी। तो इसको सिंपलीफाई करके मैंने ऐसे लिखा, है ना। आपका बिल्कुल कहना सही है। इस केस में जब भी लेना हो कब करंट मैक्सिमम हो, करंट मैक्सिमम मतलब पावर मैक्सिमम, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपका जो ये टर्म आया था इसको मैंने पहले इसमें कन्वर्ट किया और इसको मैंने मैथमेटिकली थोड़ा सा सिंपलीफाई करके इस फॉर्म में लिखा और दोनों चीजें एक ही है। तो आप लोग ध्यान दो, ये टर्म तो कांस्टेंट है, हाँ, ये वाला पूरा टर्म n into m का प्रोडक्ट क्या है, आपका कांस्टेंट। तो आपको पता है कि ये चीज कांस्टेंट है, तो जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो उसी टाइम तो करंट मैक्सिमम होगी, है ना। तो अब से पता है डिनोमिनेटर कब मिनिमम होगा, करंट कब मैक्सिमम होगी। तो इस टर्म को तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये टर्म जीरो हो जाए, जब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो उस टाइम डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आप मैक्सिमम। तो आई मैक्सिमम के लिए जस्ट ये कंडीशन है कि रूट m into कैपिटल R should be root under root of n into small r, है ना। और अल्टीमेटली यहां से आपका आ गया कि कैपिटल R की वैल्यू जो हो जाएगी nr by कैपिटल R, है ना। ये कंडीशन आ गई भाई, ये चीज जब जीरो हो जाएगी तो उस टाइम करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम। और nr by यहाँ पे आपका mr, राइट। इसी को आपने बोला है कि इसमें R तो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, R क्या है बेसिकली आपका एक्सटर्नल, और ये n into स्मॉलर बाई m क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जब फाइनली मैं ये सर्किट इस तरह से करके ले आया था, मैं तो पूछ रहा हूँ कि क्या कंडीशन होना चाहिए ताकि सर्किट में करंट मैक्सिमम, है ना। तो करंट तभी मैक्सिमम होगी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, इंटरनल। ये इसका इंटरनल हो गया और ये क्या हो गया जैसे कि आपका एक्सटर्नल, तो दोनों क्या होंगे जैसे कि आपके इक्वल, तो भी सही। ये आप इस तरह से सिंपलीफाई करके हम निकालेंगे, यहाँ बोलेंगे एक्सटर्नल किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे कि आपके इंटरनल। उस टाइम सर्किट में जो करंट होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे कि आपकी मैक्सिमम। एक कॉन्सेप्ट है, इसी को हम बोलते हैं मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द सेट्स। कई बार एग्जाम में आता है तो ऐसे आपको, दिस इज नोन एज अ मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द सेट्स। या दिस इज नोन एज अ मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द सेट्स। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन ध्यान। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा कल जो हम हीट के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम एक पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। हीट में एक चीज थोड़ी सी मिसिंग थी, हम यहाँ पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। तो आपको इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ नहीं, एक रेजिस्टेंस होता है और वो रेजिस्टेंस में जो वायर होता है जिसकी कॉइलिंग करते हैं
उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है ना, तो हीट निकलती है और हीट किसमें कन्वर्ट होती है, लाइट। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को हम मान सकते हैं कि कोई रेसिस्टेंस है जो कि हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, जैसे कि आपकी लाइट में। तो कोई भी जब इलेक्ट्रिक बल्ब होगा ना, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरह से अगर कोई बल्ब है तो हमेशा किसी इलेक्ट्रिक बल्ब में दो चीजें दी होती है ना, एक तो उसमें दिया होता है स्पेसिफाइड और रेटेड पावर। कोई भी अगर इलेक्ट्रिक बल्ब होगा तो उसमें दिया होगा स्पेसिफाइड और रेटेड पावर, रेटेड पावर है ना। इसी स्पेसिफाइड और रेटेड पावर को हम बोल सकते हैं PS, है ना। जैसे आप बल्ब खरीद के आता हो ना, तो उसमें लिखा होता है कि ये 60 वॉट का बल्ब, तो ये इसकी स्पेसिफाइड या रेटेड क्या होती है, इसकी आपकी पावर, इसी को हम क्या लिखते हैं, जैसे कि आपका PS, राइट। ऐसी इसमें एक और चीज होती है स्पेसिफाइड और रेटेड वोल्टेज, स्पेसिफाइड और रेटेड वोल्टेज, है ना। तो एक तो आपका स्पेसिफाइड पावर हो गया और दूसरा हो गया स्पेसिफाइड और रेटेड वोल्टेज, तो इसको हम लिख देते हैं VS। तो एक चीज आ गया स्पेसिफाइड और रेटेड पावर PS और एक आपका हो गया स्पेसिफाइड और रेटेड वोल्टेज PS, राइट। आप पता है कि 60 वोल्ट जैसे है, इसमें आपको पता है इंडिया में जो सप्लाई वो 220 वोल्ट की होती है, तो जो स्पेसिफाइड वोल्टेज है वो नॉर्मल केस में 220 वोल्ट है ना भाई। इसके क्रॉस जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, जैसे कि आपका 220, राइट। अब ध्यान रखना इस रेटेड और रेटेड वोल्टेज का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जब ये 220 होगा तो इसके क्रॉस पावर 60 होगी, है ना। जब ये 220 होगा ना तब इसके क्रॉस पावर क्या होगी, इसकी आपकी 60 वोल्ट। अगर ये 220 नहीं है तो ये 60 वोल्ट से कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। तो स्पेसिफाइड का मतलब है कि जब भी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम 220 करेंगे जो कि इंडिया में सप्लाई की होती है, तो इसका जो आउटपुट पावर होगा कितना कर सकते हैं, आपका 60। और आपको पता है ये दोनों चीजें जो रिलेटेड होंगी, जस्ट आपने फॉर्मूला पढ़ा था, PS की जो वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी VS स्क्वायर बाय, है ना। R इसका क्या हो जाएगा, इस बल्ब का रेजिस्टेंस, तो PS इक्वल टू VS स्क्वायर बाय R हो गया। कि जब भी ये वोल्टेज स्पेसिफाइड होगा पावर भी क्या होगा, जैसे कि आपकी स्पेसिफाइड होगी, राइट। लेकिन आपको पता है एक्चुअल वोल्टेज सप्लाई कुछ डिफरेंट हो सकता है 220 के बजाय आपकी सप्लाई कम हो जाए, 200 रह जाए, तो फिर पावर आउटपुट भी 60 वॉट नहीं बल्कि 60 वॉट से क्या होगा, कम। यहाँ पे एक और टर्म आता है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल पावर, एक्चुअल पावर, है ना। तो एक्चुअल पावर हम लिख देते हैं PA और यहाँ पे जाता है जैसे कि आपके स्पेसिफाइड एक्चुअल वोल्टेज, जो आपका एक्चुअल वोल्टेज है उसकी सप्लाई कितनी, तो एक्चुअल वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे आपकी V होगी, राइट। अब होता है जैसे आपने इसको लेट किया है, आप कुछ भी करो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम टेम्परेचर कंडीशन नहीं लेते, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में वैसे चेंज होता है लेकिन इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो वेरिएशन को अगर नहीं लें तो रेजिस्टेंस को सेम रख लेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो एक्चुअल पावर होगी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, VA स्क्वायर बाय, दोनों में R सेम। तो ये चीज ध्यान रखना कि स्पेसिफाइड जो बल्ब में लिखा होता है और एक्चुअल वोल्टेज अगर चेंज होगी तो जो एक्चुअल पावर होगी वो भी क्या होगा, जैसे कि आपके डिफरेंट। अगर किसी में इसमें मैं बोलूं कि जो एक्चुअल वोल्टेज है इट इज लेस देन स्पेसिफाइड, है ना भाई, जो 220 के बजाय 200 ही आ रहा है तो फिर पावर भी कम होगी, एक्चुअल पावर जो होगी ये भी लेस देन स्पेसिफाइड पावर, है ना, बल्ब आपका डिम हो जाए, राइट। लेकिन अगर किसी केस में ऐसा आ जाए कि एक्चुअल वोल्टेज इज ग्रेटर देन स्पेसिफाइड, राइट, उस केस में क्या हो जाएगा, अगर एक्चुअल वोल्टेज स्पेसिफाइड वोल्टेज से ज्यादा हो गया कि भाई स्पेसिफाइड 220 है, आपकी सप्लाई सब कुछ 300 की आ रही है, देन व्हाट विल हैपन इस केस में, है ना। इस केस में क्या हो जाएगा आपका, अगर एक्चुअल वोल्टेज कम है, हाँ बोलो क्या हो जाएगा इस केस में, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। हाँ इस केस में ऐसा नहीं कि बल्ब और ब्राइट हो जाएगा, वैसे नहीं बोल सकते कि भाई अगर एक्चुअल वोल्टेज कम है बस ये डिम हो गया, है ना। अगर एक्चुअल वोल्टेज हम ज्यादा कर देंगे तो बल्ब बेसिकली और ज्यादा ब्राइट, है ना। ऐसा नहीं, क्या हो जाएगा कि आपका फ्यूज, हम सिंपल सा बोलेंगे इस दिस केस बल्ब गेट फ्यूज, ये ध्यान रखना, है ना। कि जब भी एक्चुअल वोल्टेज स्पेसिफाइड वोल्टेज जो लिखा होता है उससे अगर ज्यादा होगा, है ना, इसलिए सर्किट ब्रेकर लिख दो अपने घर में। सर्किट ब्रेकर का मतलब वही है कि एक सप्लाई से ज्यादा अगर वोल्टेज आएगी या तो स्टेबलाइजर लगा होगा या सर्किट ही ब्रेक होगा, ताकि आपके अप्लायंसेस जो भी लगे हुए हैं वो बच जाए। तो मैं यहाँ पे नाम जरूर इलेक्ट्रिक बल्ब लेंगे,
लेकिन किसी के अप्लायंसेस के लिए नहीं, ये हर अप्लायंसेस में दो चीजें होती है, स्पेसिफाइड पावर, स्पेसिफाइड वोल्टेज, एक्चुअल पावर, एक्चुअल, दोनों में कॉमन जो चीज होती है क्या होती है, जैसे कि आपकी रेजिस्टेंस। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर आपसे, तो इसको थोड़ा सा आपको जो हमने पावर का कंसेप्ट पढ़ा था उससे, तो ये हम थोड़ा सा डिस्कस आफ्टर नेक्स्ट ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स। अब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको मैं, और एकदम फटाफट सॉल्व करके इसका आंसर, है ना, कि अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस चलेगी और एकदम बढ़िया से इसका आंसर आप मैसेज भी कर सकते हैं, भेजने की बोल रही है आप इसमें चैट यूज कर लें, है ना, चैट पे होस्ट ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल 1 एक एक करके दे रहा हूँ, एकदम करेक्ट आंसर मुझे चाहिए, है ना। यहाँ से एग्जांपल 1 में हम आते हैं, इसी से अभी तक जो हमने पढ़ा है ना वो आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, उसी की हम प्रैक्टिस करेंगे जो भी अभी तक आपने की। तो सबसे पहले हम आते हैं एग्जांपल नंबर 1 पे। हाँ, एग्जांपल 1 एक छोटे से बड़े क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एग्जांपल 1 में जस्ट आपको ये दिया हुआ है, इधर से 1 4 वोल्ट बैटरी और इससे एक रेजिस्टेंस R लगा हुआ है और इससे आपका एक और रेजिस्टेंस है, एंड देयर इज अ 1 मोर बैटरी, है ना, और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है और एक और बैटरी है। ये कोई सर्किट है ना। दिस इज 4 वोल्ट R रेजिस्टेंस, दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज 6। यहाँ पर कोई सर्किट है, तो आप बताना कि फाइंड आउट R so that current through 4 ohm becomes 0. Current through 4 ohm is 0. भाई रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि इस 4 ohm के थ्रू करंट 0 हो। आपको सॉल्व करके बता दो, इसमें आंसर आ रहा है, या तो मुझे चैट में भेज दो या बता दो। बढ़िया, एकदम क्लियर आता है यार। ठीक है, क्लास भी कोई बुरी नहीं है ना, मेरे को भी आराम है, कहीं मुझे जानना नहीं पड़ता, आपका भी सही है, ठीक है, क्लियर आ रहा है सब कुछ। So 1 ohm. हाँ, 1 ohm is the correct answer। हाँ सर, 1 ओम आ रहा है। हाँ, सर्किट तो जो है वो एकदम बाएं हाथ की खेल होती है, R इक्वल टू 1 ohm। इलेक्ट्रिक सर्किट एकदम बाएं हाथ की खेल, एक कैपिटल R 1 ohm, कुछ नहीं सोचना आपको, उसके तरफ नहीं पढ़ना, एक करंट होगी I1 I2 क्या होगी, कुछ भी नहीं करना है, सीधे नोड पे आ जाओ, सीधे हम यूज कर लेंगे नोडल मेथड। आप ले लोगे कि यहाँ पे 0 है, तो अगर ये 0 होगा तो ये कितना हो जाएगा 4, और अगर ये 0 होगा तो ये कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, है ना। आपको कोई एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं, 6 वोल्ट हो जाएगा। अगर ये 0 होगा तो ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, सही है। ये 0 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10 वोल्ट। और इसने बोला है कि यहाँ पे कोई करंट नहीं है, तो अगर करंट यहाँ पे नहीं जाएगा तो यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होगा ना, IR तो ड्रॉप होता है, जैसे बोला इसके थ्रू कोई करंट है ही नहीं, जो भी करंट होगी वो सुपर इम्पोज होकर यहाँ पे कैंसिल होगी। तो अगर यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं हो रहा तो ये अगर 6 वोल्ट है तो ये भी 6 वोल्ट हो जाएगा, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये 0 है, 6 आ गया, अगर यहाँ पे ड्रॉप नहीं हो रहा तो ये भी कितना होगा, कि आपका 6 वोल्ट, मतलब जो करंट फ्लो होगी सिर्फ यहाँ पे फ्लो होगी, इधर तो कोई करंट है ही नहीं, है ना। फिर तो एक लाइन का क्वेश्चन हो गया है। अगर मैं ये जो करंट एक सिंगल लूप में फ्लो है इसको मैं कैलकुलेट करूं,
कितनी होगी? आपको पता है ये 10 है, ये 6 है। मैं लिख दूंगा 10 माइनस 6/2। 10 हायर टू लोअर माइनस 6/2 हो जाएगी। और सेम करंट यहां से फ्लो, ये करंट अगेन किसकी फ्लो हो जाएगी? 6 माइनस 4/2। क्योंकि यहाँ तो कोई करंट इससे नहीं बोला हुआ है ना, जितनी करंट यहाँ से फ्लो होगी सेम करंट यहाँ पे जाएगी, तो दोनों करंट को आप इक्वेट कर, तो जैसे हम इक्वेट करेंगे आर की वैल्यू 1 है। तो ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर आपसे पूछा जाता है। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। बिल्कुल सही आंसर। ये आपका आ गया एग्जांपल नंबर। एग्जांपल 2 पे आते हैं। टेल यू द एग्जांपल नंबर 1 बाय 1 करके टेबल ऑफ डिफरेंसेस पढ़ाते हैं। एग्जांपल नंबर 2 की थोड़ा सा प्रैक्टिस की ले। एग्जांपल 2 में मैं ऐसा बोल सकता हूं भाई, कहीं भी मैं कोई इक्वेशंस वगैरह यूज नहीं करना चाहता। एग्जांपल 2 में आपको ऐसा दिया हुआ है, ये कोई बैटरी है ना, और इस तरह से आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे, और इस तरह से एक और बैटरी है ना, और इस तरह से एक रेजिस्टेंस एंड बैटरी। ये आपका मिल सकता है, ठीक है ना। आपको दिया हुआ है दिस इज 4.5 वोल्ट, दिस इज 3 वोल्ट, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी हुई है दिस इज 6, 3 एंड 10 है ना। ये आपका कोई सर्किट है। आपको बताना है कि फाइंड आउट करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड आउट करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितनी करंट? इस तरह जैसे मर्जी आप सॉल्व करो, जो भी आप नॉलेज है। कल लास्ट क्लास में 3 मेथड मैंने बताए थे, वोल्टेज इक्वेशन, नोडल, कॉम्बिनेशन ऑफ इन सबको यूज करके करंट थ्रू द 10 ओम। Sir, 0. हाँ, जीरो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैंसिल होता है जीरो, सब लोग ट्राई कर लो। तो जीरो आ रहा है क्या आंसर? है ना, सही आंसर। फाइंड आउट द करंट थ्रू द 10। आंसर इन्होंने जीरो बताया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। इन्होंने जीरो इस तरह से बता दिया कि यहाँ पे इन्होंने जीरो ले लिया होगा मॉडल से। अगर ये जीरो होगा तो यहाँ का 3 वोल्ट हो जाएगा, है ना, और अगर ये जीरो है तो यहाँ का हो जाएगा 4.5 वोल्ट। आप यहाँ का एक्सएज्यूम कर लो,
और आपको पता है जहां भी आप एक्स अज्यूम करते हो वहां पे जिस जगह पे आपने एक्स अज्यूम किया है वहां पे सारे करंट का सम जीरो करते हो ना, जहां भी आपने एक्स अज्यूम किया है वहां पे सारे करंट का सम क्या करते हैं, जीरो। तो इस जंक्शन पे सारे करंट का सम आप जीरो कर दो। तो इस जंक्शन पे जैसे सारे करंट का सम मैं जीरो करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3/10 ये करंट, प्लस आपका हो जाएगा x माइनस 0/6 ये वाली करंट, और ऐसे यहाँ की करंट आ गई, इट इज द x माइनस 4.5/3 इस सब का सम जीरो आ जाएगा। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी ना, और x की वैल्यू भी आपकी 3 वोल्ट है, x की वैल्यू भी कितना रहेगी इसलिए आपकी 3 वोल्ट। तो आपको पता है अगर x भी 3 वोल्ट है और ये भी 3 वोल्ट तो इसके थ्रू तो फिर करंट ही नहीं होगी। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और ये 3 है और ये भी 3 है और बीच में रेजिस्टेंस है, तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी इसलिए आपकी 0। क्वेश्चन था उसका आंसर है ना, बाय द यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो किसी ने अगर नोडल वगैरह की क्लास मिस की है ना तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं उस वीडियो का लिंक आपको भेज दूंगा इसके रिकॉर्डिंग है ना, तो उसको पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं करना। जब भी कोई क्लास मिस हो मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो उससे आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज एग्जांपल ये आपकी कोई बैटरी, हर केस में नोडल यूज कर रहा हूं मैं, वो ज्यादा कंफर्टेबल मेथड। यहाँ भी आपका आ गया इस तरह से बैटरी और बीच में एक रेजिस्टेंस है ना, और यहाँ पे भी एक बैटरी, ये कोई सर्किट है। दिस इज सपोज 20 वोल्ट, दिस इज 2 ओम, दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 4 ओम, ये आपका 5 ओम और ये 30 वोल्ट, क्या वो कोई सर्किट है ना। तो आपको बताना है फाइंड आउट करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, फाइंड आउट करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, थ्रू ईच रेजिस्टेंस है ना, कि सारे रेजिस्टेंस से कितनी कितनी करंट फ्लो होगी, इससे कितनी होगी, इससे कितनी होगी, इससे तीनों रेजिस्टेंस से कितनी करंट होगी। So 5 ampere, 5 ampere, 2 ampere. 5 एम्पियर 5 एम्पियर एंड 2 एम्पियर वाला है एक्चुअली, इसका आंसर नहीं है मेरे पास, आप जो बोलोगे मैं मानूंगा। सर 5 एम्पियर आ रहा सर मेरा भी। कहाँ पे 5 एम्पियर आ रहा है, किससे, Sir, 2 2 ओम से, ohm. Yes, sir. 2 ओम से 5 एम्पियर आ रहा है, एंड यहाँ पे Sir, वहाँ भी। अच्छा वहां भी 5 एम्पियर, चलो चेक कर सर लेते हैं। मतलब वहाँ पे कोई नोड नहीं है जहाँ पे तीनों का कोई मतलब पॉइंट कॉमन हो,
तीनों वोल्टेज का। हाँ, नहीं है कॉमन है कॉमन। मैं चेक कर लेता हूं। देखो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे ना तो आप 0 ले लो। तो आपने यहाँ पे 0 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। अगर ये 0 होगा तो ये कितना हो जाएगा 30 वोल्ट। समझ रहे मेरी बात? अगर ये 0 ले लिया आपने तो ये 10 वोल्ट हो गया, ये कितना हो गया 30 वोल्ट हो गया। यहाँ का पोटेंशियल आपको नहीं पता है तो इसको आप x ले लो। और अगर ये x होगा तो आप यहाँ पे ध्यान रखना ये x प्लस 20 हो जाएगा। x प्लस ये कितना हो जाएगा 20, हाँ क्योंकि इमीडिएट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बैटरी है ना, तो x प्लस 20 कर देंगे। अब उसके बाद आपको पता है इस जगह पे यहाँ पे आप x अज्यूम करते हो, यहाँ पे सारी करंट का सम क्या होगा 0 होगा। तो पहले मैं ये करंट ले लेता हूँ, ये करंट हो जाएगी x माइनस 30 पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। फिर मैं ये वाला करंट ले लेता हूँ तो प्लस x माइनस 0 बाई 4 है ना, x माइनस 30 बाई 5 x माइनस 0 बाई 4। अब प्रॉब्लम है कि यहाँ तो बैटरी है ना, तो ये करंट हम सीधे नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आपको पता है यहाँ जो भी करंट फ्लो होगी वो सेम ही तो होगी, फिर कोई बीच में पाथ तो है नहीं। तो जो ये करंट होगी ये वाली करंट होगी ना, ये वाली करंट निकालो तो सेम करंट हो जाएगी। तो प्लस ये पोटेंशियल x प्लस 20 है और ये 10, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 20 माइनस भाई बीच का डिस्टेंस 2। तो कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे आप x कॉमन लेते हो ना, वहां के बाद में इधर रेजिस्टेंस है और निकाल लिया, इधर रेजिस्टेंस है यहाँ भी निकाल लिया, फिर यहाँ पे बैटरी होती है और कोई नहीं x प्लस कर दो यहाँ, और x प्लस करोगे तो जो यहाँ पे करंट होगी सेम करंट ही तो यहाँ पे होगी। तो x प्लस 20 माइनस 10 भाई कितना हो जाएगा 2, और इस सारे करंट का सम क्या हो जाएगा 0। तो इससे आप x की वैल्यू निकालो और एक बार x आ गया तो करंट आ जाएगी। ये स्किल्स हम यूज कर सकते हैं। तो इससे आप चेक करो क्या आपका आंसर सही था जो आपने बताया था। जो सर्किट किसी रूल्स पे चलता है, आप अपने कुछ मन से रूल नहीं बना सकते इसमें। अगर बच्चे होते हैं कुछ भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं। तो बेसिक रूल्स हैं उसी को फॉलो करते हुए हम कुछ भी अपने तरफ से रूल्स इसका नहीं बना। क्या है आपका x? सर 20/19 आ रहा है। x 20/19 आ रहा है। इतना और सारा हो सकता है, आ सकता है ऐसा है। x की वैल्यू 20/19। हाँ तो पहले वाला आंसर फिर सही नहीं है ना। x अगर 20/19 है तो यहाँ की करंट आ गई, यहाँ आपका करंट हो जाएगा 5/19 हो जाएगा। x माइनस 0/4 5/19 आ गई, है ना। ऐसे हम यहाँ करंट निकाल लेंगे इस जगह, है ना। और ऐसे ही आप यहाँ पे निकाल सारी करंट क्या करते हैं, मेन आपको x तो निकालना ना। तो कहीं ना कहीं आपने कुछ रूल्स ब्रेक किए होंगे, ऐसे कुछ भी सोचते हो कैसे कर लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कभी, एकदम एज पर रूल सॉल्व करना। x की वैल्यू 20/19 आ गई तो कहीं भी करंट निकाल सकते हैं, ये करंट भी आ जाएगी, ये करंट भी आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। x से निकालना होता है आपको।
सिर्फ एक इक्वेशन से सॉल्व हो जाती है सब। तो इसलिए हर जगह करंट निकालते हैं। ठीक है, तो कई बार तो एक अननोन होता है, जैसे इसमें क्या हो गया ना कि एक अननोन है, कई क्वेश्चंस में तो अननोन होते ही। आपको देखने में क्वेश्चन रहेगा इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो देखोगे वो मेंटली सॉल्व हो जाएगा, उसमें इनफैक्ट कोई अननोन होते ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, आप ऐसे सॉल्व कर लेते हो मेंटली, है ना। कुछ क्वेश्चंस में तो एक आधा अननोन होते हैं, तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, लेकिन अननोन नहीं होंगे तो किसी क्वेश्चन लिखने का कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज ए सर्किट, ये बैटरी, यहाँ पे एक और बैटरी विथ रेजिस्टेंस या एंड यहाँ पे एक बैटरी एंड रेजिस्टेंस, एंड यहाँ पे एक बैटरी एंड रेजिस्टेंस, और इस जगह पे भी एक बैटरी एंड रेजिस्टेंस। क्या वो क्वेश्चन, हाँ, दिस इज ए मल्टी लूप सर्किट, इसमें वैल्यूज दी हुई है, दिस इज 25 वोल्ट, this is 30 volt, this is 20 volt, this is 5 volt, this is 10 volt। हाँ, अब देखना इसमें पोलैरिटी कैसी है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पोलैरिटी का मेन ध्यान रखना। ये आपका हो गया 11 ओम, ये आपका हो गया 5 ओम, ये आपका हो गया आई थिंक 10 ओम, और ये आपका हो गया 5। हाँ, आपको सिंपल से ये बताना है कि फाइंड आउट करंट थ्रू द 25 वोल्ट्स, फाइंड आउट करंट थ्रू 25 वोल्ट सेल, इससे कितने करंट फ्लो होगी, और एक और क्वेश्चन इससे पूछो, पावर सप्लाइड बाय द 20 वोल्ट एंड पावर सप्लाइड बाय 20 वोल्ट, 20 वोल्ट सेल, ये दो क्वेश्चन का आंसर। यू फाइंड आउट करंट थ्रू द 25 वोल्ट सेल एंड पावर सप्लाइड बाय द 20 वोल्ट, ये हो गया 25। उसका एग्जैक्ट आंसर मुझे बताओ। सही, नेक्स्ट एग्जांपल टू, So 20 watt. कैसे आपने निकाला 20 वॉट पावर? Yes, sir. हाँ, पावर सही, करंट में निकाल लो टोटल, पावर सही बताना है। पावर सप्लाइड बाय द 20 वोल्ट सेल इज द माइनस 20 वॉट, है ना, क्योंकि ये सेल जो है ना इसके अंदर करंट जा रही है, ये सप्लाई नहीं कर रही होगी बल्कि एब्जॉर्ब कर रही है, इसलिए आंसर नेगेटिव में आएगा। सही आंसर है।
एंड टोटल करंट कितनी होगी? So 72/11 ampere. ये तो नहीं आ रहा, 22/11 सही आंसर नहीं। ये तो आंसर बिल्कुल सही बताया आपने, -20, लेकिन टोटल करंट सही नहीं बता रहा आप। मैं पढ़ा हूं, क्या आपका आंसर कुछ है? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, देखने में ऐसा लगता है कितने लूप्स हैं, कैसे सॉल्व So करेंगे। 12 ampere. कितना? 12 एम्पीयर, 12 एम्पीयर, बिल्कुल सही आंसर। इसका आंसर आया ये, क्या नाम बेटा आपका? Kritika. इसका आंसर आया, हाँ कृतिक। आपकी आवाज अलग हो जाती है ना, ऐसी आवाज अलग है, इसमें अलग आवाज आती है, पहचान नहीं पाती, टाइप की होती है। ठीक है, सही बता रहे हैं। फाइंड आउट द करंट थ्रू द 25 वोल्ट सेल जो है वो 12 एम्पीयर। तो 12 एम्पीयर यहाँ से करंट जाएगी और ये इतना पावर एब्जॉर्ब करेगा। इसमें वही चीज है कि आप जीरो अज्यूम कर लो, तो आप यहाँ जीरो ले लो, इसमें एक भी अननोन नहीं आता है, इसमें कोई अननोन है ही नहीं, तो सारे जीरो हो जाएंगे ना, ये बीच में तो कुछ है नहीं। तो अगर ये जीरो होगा तो ये 25 होगा, अगर ये 25 होगा तो ऊपर वाले सारे 25 होगा, है ना, कि हर जगह पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यही तो होता है हाउस होल्ड सर्किट। हाउस होल्ड सर्किट में क्या होता है कि एक आपकी अर्थिंग की लाइन होती है जीरो पे, और एक आपका लाइव वायर होता है 20 पे, बीच में सारे अप्लायंसेस हैं, और सारे अप्लायंसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेलल, है ना। तो सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, सेम। अब मैं क्या करूंगा ना, हर रेजिस्टेंस में करंट निकाल सकता हूं। अब देखो, अगर ये 25 है तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो ऐड हो जाएगा ना, यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 50, हो जाएगा। अगर ये 55 होगा तो 55 - 0/11, यहाँ से जो सर एक करंट बार फ्लो और होगी। समझा दो स्टार्टिंग से। हाँ देखो, मैंने ये बोला कि यहाँ पे सारा पोटेंशियल मैंने जीरो लिखा, कहीं भी जीरो चूज करेगा, बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो सारे पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अगर ये जीरो होगा तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 + 25 25। अब बीच में यहाँ भी कुछ नहीं, तो ये सारे 25 हो जाएंगे, क्योंकि वोल्टेज तो तब चेंज होता है जब बीच में कोई रेजिस्टेंस या बैटरी। ये सारे ग्राउंड के हो गए, जीरो हो गया, और ये सारा 25 वोल्ट तक, ये बीच में सारे। उसके बाद मैंने बोला अगर ये 25 है तो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं तो ऐड होगा, यहाँ का पोटेंशियल 30 वोल्ट। अगर ये 30 वोल्ट होगा ये करंट आ जाएगी 30 - 0/11, मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वो 5 ऐसे ही। ये 25 है लेकिन अब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में माइनस है, यहाँ पे वोल्टेज जो होगा वो 5 वोल्ट, 5 - 0/5, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो 1 है ना। वही अगर 25 है प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस होगा तो 5 वोल्ट बच जाएगा, तो 5 - 0/5 यहाँ पे 1। ऐसे ये 25 है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो 30 ऐड हो जाएगा, और ये अगर 30 वोल्ट होगा तो 30 - 0/10, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो कितनी जाएगी, 3 है। 25 से 10 माइनस होगा, ये कितना हो जाएगा, 15। 15 - 0/5, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो कितनी जाएगी, 3 है ना। तो सर्किट में हर जगह पे करंट होगा, कहाँ कहाँ कितने कितने करंट फ्लो होगी। तो इसने जो बोला हुआ था कि व्हाट इज द पावर सप्लाई टू द 20 वोल्ट बैटरी, तो 20 वोल्ट बैटरी यही तो है। और कल आपने पढ़ा था कि पावर की जो वैल्यू होती है वो ईएमएफ बाई करंट है ना, तो इसका ईएमएफ तो 20 वोल्ट है, और इसमें जो करंट आ रही है
वो 1 एम्पियर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो पावर 20 वोल्ट में आ रहा है वो 20 वॉट है। माइनस इसलिए है क्योंकि इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर होगी, जब पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर होगी तो ये चार्ज होगा, मींस ये पावर एब्जॉर्ब करेगा, सप्लाई। तो अगर आंसर क्वेश्चन पूछा हुआ सप्लाई तो उसका नेगेटिव आंसर है, माइनस कितना हो जाएगा 20। इसके बाद अब यहां से कितनी करंट फ्लो हो गई वो निकालो। तो भाई यही करंट तो डिस्ट्रीब्यूट हुई है हमें, भाई यहाँ जो करंट गई है यही तो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, अलग अलग सारे पैरेलल हैं। तो टोटल करंट आप देख लो 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 + 5 कितना हो जाएगा 12। तो अगर आउटगोइंग करंट 12 एम्पियर है, यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वो कितना जाएगी, ये आपको 12 एम्पियर है तो सब में डिवाइड हुई है जनरेटिंग। तो इनकमिंग करंट किसके इक्वल होगा, जैसे कि आपके आउटगोइंग। और देखो मैंने एक भी इक्वेशन इसमें यूज है, पूरे क्वेश्चन में कोई इक्वेशन का ऐसा तो कभी इक्वेशन, क्योंकि इसमें कोई अननोन है ही नहीं, मुझे सारे पॉइंट का पोटेंशियल पता है। मैं इक्वेशन तो तब हम यूज करेंगे ना जब कोई अननोन होगा। ये 0 है तो सारे 25 होंगे, ये सारे पोटेंशियल मुझे पता चलेगा, सारी करंट अपने आप आ, तो कोई इक्वेशन की जरूरत नहीं है। तो हम ऐसा नहीं करते कि आई लिया, इधर I1 गई, इधर I - I1 गई, फिर I2 गई, I - I1 - I2, फिर I3 गई, I - I2 - I2, और 5 अननोन की 5 इक्वेशन बना के सोल्व कर ही नहीं पाएंगे हम, है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको सॉल्व करना 5 अननोन्स के क्वेश्चन। तो हम सिंपल ऐसे करेंगे, इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, बस ये चीज थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इसके आप मास्टर हो, है ना, ये आप करेंगे। इसमें से हम इसको क्या करते हैं, आ गया एग्जांपल, ऐसे में जाते हैं एग्जांपल 5 पे। एग्जांपल नंबर 5 पे, हाँ एक थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन कर लो, है ना, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। एग्जांपल 5, ये आपकी बैटरी, दिस इज 6 वोल्ट, है ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस यहाँ, यस, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक और रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक बैटरी, ये कोई सर्किट है। दिस इज 6 वोल्ट, दिस इज 8 वोल्ट, ये आपका 8 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज आल्सो 8, है ना, ये आपको दे दो। तो आपको बताना है कि ये जो 8 ओम रेजिस्टेंस है, ये बीच वाला, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस across 8 ओम रेजिस्टेंस, है ना, 2 8 ओम है, एक 8 ओम ये भी है ना, तो इसलिए मैंने बोला इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इस बैटरी के एमएफ है 6। जो मेथड आपको सुटेबल लगता है उससे यूज करना। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आईआर तो निकालना, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आप निकालो। उसमें चैट में आया है मेरे पास, चैट में जो भेजा गया था थोड़ा लेट मैंने रीड किया, 12 एम्पियर एंड पावर इज 20 वॉट, सही है, देवांश ने भेजा था आंसर ये, ठीक है आपका आंसर, बस चैट में लेट रीड कर।
यस सर, मेरा भी वही आ रहा है 12 एम्पियर और 20 वोल्ट। हाँ, पिछले क्वेश्चन का आंसर। है ना, कितना आपका 8 वोल्ट के 8 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 8 ओम पूछा गया, क्या पूछा गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 8। So 152 by 29. क्या बता रहे हो, 105 So 152 by 29. ऐसा आ रहा है, लेट मी चेक, मतलब मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, मैं तो चेक कर लेता हूँ। मैं 0 लेता हूँ यहाँ पे, तो ये 6 वोल्ट हो गया, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये 8 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ का पोटेंशियल मुझे नहीं पता है, x माइनस 0 है तो पोटेंशियल प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हम कैसे लगा लेते हैं, तो x माइनस 6/2 आ गया, x माइनस 6/2 प्लस 8 और 2 सीरीज में हो जाएंगे ना, ये 10 हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 8/10, है ना, और एक यहाँ पे x माइनस 0/, बिल्कुल सही है, इसमें किसी को डाउट है क्या, बोलिए नहीं, 0 है तो 6 हो गया, 0 है तो ये 8 हो गया, यहाँ आपने x ले लिया, तो x माइनस 6/2, है ना, x माइनस 8 बाई बीच में 8 और 2 सीरीज में रहना हो, और यहाँ पे x माइनस 0/8, इसको सॉल्व करना, तो इससे ये x आ जाएगा और ये 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस x ही हो जाएगा, इससे जो भी x आ रहा है वो आपका आंसर, हाँ, इससे जो भी x आ रहा है वो आपका क्या होगा, वैसे आपका आंसर, आंसर। x की जो वैल्यू आ रही है वो आपका आंसर होगा, तो जो आपने बताया वो क्या सही है, हाँ, क्या आपका आंसर, x की वैल्यू क्या रही है आपकी, So 152 by 29. यार सही है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, तो इसका आंसर मेरे पास नहीं है, Yes, sir. 152/29, 152 बाई क्या हो गया 29 वोल्ट, और अब साथ ये x है और ये 0 है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, इसको वैसे भी कर सकते थे, आप यहाँ से कोई I करंट ले लो, इधर I1 चली गई, यहाँ पे I माइनस I1 चली गई, करंट निकाल के करंट को वोल्ट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो भी पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जो होता है ना वो IR होता है, तो अगर 8 ओम के क्रॉस में करंट निकालूं तो उसको भी 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी एक तरीका होता है,
भाई यहाँ से आपने कोई आई ले लिया, इधर I1 चली गई तो यहाँ पे I माइनस आई, दो लूप में आपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा लिया, कोई इक्वेशन आएगी उससे I1 आ जाएगी, उस I1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे पोटेंशियल, वोल्टेज ड्रॉप IR भी होता है, उससे क्या कर सकते हैं इसलिए आपका। ये सारे क्वेश्चन आपको समझे सिमिलर ही हैं जिसमें नोडल यूज है, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। यहाँ पे कोई ग्राफ बना हुआ है, एज एग्जांपल 6 में करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, y एक्सिस के अलोंग करंट और x एक्सिस के अलोंग क्या हो सके आपका टाइम, और ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है, 10 एम्पियर से लेके ये जो टाइम है ये 2 सेकंड है, इस नॉन वेरिएबल करंट फ्लो रही है किसी रेजिस्टेंस के थ्रू, और करंट वर्सेस टाइम के ग्राफ दिया है, तो आपको जस्ट ये बताना है कि फाइंड आउट टोटल चार्ज फ्लो, टोटल है ना, कि टोटल चार्ज फ्लो कितना होगा और इस केस में हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। Sir, वो मैं समझ गया, स्क्रीन नहीं आ रही है, अब सही है। yes, sir. यस सर। यहाँ पे करंट का टाइम के साथ ग्राफ है, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, 10 एम्पियर करंट 2 सेकंड का, फाइंड आउट द टोटल चार्ज फ्लो एंड हीट प्रोड्यूस। सर फाइंड आउट टोटल चार्ज फ्लो एंड हीट प्रोड्यूस। यहाँ पे करंट 10 एम्पियर है और टाइम जो है वो 2 सेकंड, 10 एम्पियर से लीनियरली डिक्रीज होकर 2 सेकंड में करंट 0 होगा, चार्ज फ्लो कितना होगा और वो कितना। तो पिछले का आंसर 152/29 आ गया इसके लिए। चार्ज 10, हाँ चार्जेस था 10 कूलम, ठीक है, इसमें जो चार्ज फ्लो होगा वो 10 कूलम हो जाएगा, एंड हीट भी निकालो। What is the value of the heat? किसी का माइक म्यूट नहीं है, म्यूट कर लो माइक, ये आवाज आ रही है। आपके घर में क्या क्या बना हुआ है? find out the total flow and the heat produced if current is 10 ampere after 2 seconds and Q is equal to 10 coulomb. हाँ, चार्ज जो है वो 10 कूलम है। Charge is 10 coulomb. What is the heat? मैं भाई किसी का माइक ओपन है? माइक क्लोज करो अपना।
चार्ज तो 10 कूलम सही होता है, हीट कितनी प्रोड्यूस होगी वो बताओ। चार्ज फ्लो इज 10 कूलम, हीट निकालना है। हीट आपने पढ़ा था, ये जो हीट प्रोड्यूस होती है H, ये आपकी होती है इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर R इंटू डी। और रेजिस्टेंस की जरूरत भी तो पड़ेगी, रेजिस्टेंस इज 1 ओम, उसके बिना कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 1 ओम है ना, करंट थ्रू फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ, 2 सेकंड्स। देखो इसमें चार्ज जो आप निकाल रहे हो ना, वो तो सिंपल सा है, क्योंकि हमें जानते हैं ना I इक्वल टू होता है dq बाई dt। ये क्वेश्चन कई बार आता है, I इक्वल टू होता है dq बाई dt, है ना। तो जब अगर मुझे चार्ज फ्लो निकालना है q, तो q इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ I, है ना। और ये IT ग्राफ है, इंटीग्रेशन ऑफ IDT का मतलब हो जाएगा एरिया अंडर द IT ग्राफ, एरिया अंडर IT कर्व, ये तो होता है। एरिया अंडर द IT कर्व जो होगा वही चीज क्या हो जाएगा जी, आपकी चार्ज फ्लो होगी। जस्ट आप ये एरिया निकाल लो, चार्ज आ जाएगा, है ना। तो चार्ज के लिए तो एकदम आसान है, एरिया निकाल लेंगे, ट्रायंगल का है, आप बेस बेस आप बेस बेस कौन से गाँव मेरी राहें तेरे तक है, फक करने को कहते फक है। कौन है ये, किसके नाम से आ रहा था बताओ? कौन है भाई ये? अरे ये सब नहीं करो, अब कोई आप 10th में थोड़ी हो, टाइम वेस्ट हो जाता है। नहीं करो ये सब, है ना। मुझे मैसेज मिल जाता है पर्सनल पे, किसने किया है। ठीक है, क्या कहा गया? पहले आपने निकाला हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट आपका 10 एम्पियर आ गया, तो 10 कूलम चार्ज है। उसके बाद मुझे निकालना है हीट, तो अभी आपने पढ़ा हीट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर R इंटू डी, है ना। तो अब प्रॉब्लम है कि I की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पुट करनी पड़ेगी ना, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखोगे, है ना। ऐसे तो हम करते हैं, इस स्ट्रेट लाइन का हम क्या लिख लेंगे, इक्वेशन। तो यहाँ से आपका इक्वेशन आ जाएगा हाफ y इक्वल टू mx प्लस c,
इस स्ट्रेट लाइन का हम इक्वेशन लिख लेंगे। तो y की वैल्यू हो गई बेसिकली आपकी करंट आई है ना, आपको तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा -5 इनटू टाइम, और इंटरसेप्ट जो है जब t 0 होगा तो उस टाइम करंट की वैल्यू 10 एम्पीयर, y इक्वल टू -5t + 10 एम्पीयर। तो आपने इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लिख दिया y इक्वल टू -5 और उसके बाद इस i को आप यहां पुट कर दो, जो हीट की वैल्यू हो जाएगी वो कितने लेके सके आपकी i की वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे तो -5t + 10 i स्क्वायर, r की वैल्यू 1 है इनटू d है ना। ये आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से लिख लिया, इसका स्ट्रेट लाइन का क्या होगा, और फिर i स्क्वायर इनटू इस फॉर्मूला में पुट कर दिया है ना, और इसको कितने टाइम के लिए निकालना है 0 से 2 सेकंड्स। तो इस टर्म को आप इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कि कितने अमाउंट की हीट क्या होगी फ्लो, है ना। तो जब भी आईटी ग्राफ दिया हो तो हीट फ्लो हम इसी तरह से निकालते हैं, दिस वे वी कैलकुलेट द हीट, इस तरह से हम हीट फ्लो क्या करते हैं उसके आपका है ना। तो इसको आप सॉल्व करना, आपका हीट फ्लो का जो आंसर आएगा इट शुड कम आउट टू विद 200/3 जूल। 200/3 क्या देगा इसके आपका क्या, हां ये तरीका होता है। चार्ज को हम सिंपल एरिया से निकाल लेते हैं, नहीं जब आप हीट निकालोगे तो आई का टाइम के साथ फंक्शन उसको पुट करके अल्टीमेटली हम क्या निकाल सकते हैं कि आपका हीट, राइट। ये आपने कुछ क्वेश्चंस किए, जस्ट एक क्वेश्चन दैट इज फॉर होमवर्क, और एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, देखते हैं किसका आंसर आता है ना। जब आंसर आ जाए तो मुझे भेज देना ग्रुप में, है ना। आई विल रीड एंड अप्रिशिएट यू कि आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है ना। इस पे थोड़ा सा डिफरेंट कांसेप्ट क्या होगा यूज होगा, है इसी के ऊपर मॉडल वगैरह के ऊपर ही, ये थोड़ा सा डिफरेंट। ये आपको एक सर्किट बनी हुई है ना, दिस इज अ सर्किट। सर इस क्वेश्चन के बाद आप क्लास एंड करोगे? हाँ इस क्वेश्चन के बाद क्लास है ना, तो 5:30 हो रहा है ना, तो ये आपका आ गया। और इसके बाद एक रेजिस्टेंस आपका है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आपको दिया होगा ये ऐसा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस, बीच में एक बैटरी, थोड़ा चैलेंजिंग है क्वेश्चन, तो आप थोड़ा सा केयरफुली अटेम्प्ट करना। यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, यस एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, बीच में एक रेजिस्टेंस है ना, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, और एक बैटरी आपकी यहाँ लगी है। किसी का माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट करो, ये आपका हो गया। ठीक है ना, जस्ट इस ये लास्ट क्वेश्चन है, जस्ट आपको ये सर्किट में बना हुआ है, दिस इज 50 वोल्ट, ये आपका 100 है ना, ये क्या है कि आपका 100 वोल्ट है, ईच रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस इज ऑफ 2 ओम, हर रेजिस्टेंस कितना है जैसे आपका 2 ओम का है ना, ये पूरा का पूरा सर्किट है, हर रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम के, बीच में जो रेजिस्टेंस ये वाला है ना R इक्वल टू 2 ओम, इसके थ्रू आपको करंट बताना है, फाइंड आउट करंट थ्रू राइट R इक्वल टू 2। वैसे तो सारे 2 ओम के हैं, लेकिन आपको जो करंट बतानी है इस रेजिस्टेंस के थ्रू, इस रेजिस्टेंस में कितने अमाउंट की करंट, राइट, ये आपको सकते हैं इस क्वेश्चन को
तो ये आपका एक सर्किट है हाँ, दिस इज द सर्किट 100 वोल्ट 50 वोल्ट ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ 2 ओम। तो बीच में जो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसके थ्रू कितनी करंट होगी आपकी, है ना, किसके थ्रू आप करंट, व्हाट इज द करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस। है ना भाई, इस तरह से एक सर्किट है ना, सारे रेजिस्टेंस 2 ओम के हैं, 100 वोल्ट 50 वोल्ट। तो आपको बताना है ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है इसके थ्रू कितनी करंट। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है बेटा आपको, क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन क्लियर है आपको, लिख लो आप इसे, जस्ट राइट द क्वेश्चन। ओके, आई गॉट द मैसेज। तो ये आपका पूरा सर्किट है, रेजिस्टेंस 2 ओम के हैं, तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितनी करंट होगी आपकी, है ना, कि बीच में जो करंट है ये आपकी कितनी है। तो इसको सॉल्व करो आप। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, वो आपकी नेक्स्ट क्लास। सॉल्व, बाय बाय।